तो आज इस टॉपिक में हमें कवर करना है मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट के साथ साथ इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हम लोग को साइड बाय साइड कवर करने हैं। वो कौन कौन से पहले मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। तो हमें इसमें कवर करना है मोलर मास, साथ साथ कवर करना है रिलेटिव मोलिकुलर मास, इसके अलावा ग्राम मोलिकुलर मास, फ्रैक्शनल मोलिकुलर मास, मोल एंड रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ टॉपिक है जिसे आज की इस वीडियो में हमें कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ पहले मोल से। ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा मोल कंसेप्ट ही है, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो मोल के ऊपर रहेगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एसआई सिस्टम के बारे में सुना है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम के अंदर 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी आती है। उसमें वेट, वॉल्यूम, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अलग अलग क्वांटिटी है। तो उसमें एक क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जिसे कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो है मोल। यानी कि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास कहाँ से आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए मोल जो है इसे ईजाद किया गया। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मोल बेसिक है क्या, तो मोल एक यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो सीधा सीधा दिमाग में आता है वो ये कि सब्सटेंस के अमाउंट का मतलब क्या है। यानी कि हम लोग बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हम लोग सेटअप लेकर के चल रहे हैं उसमें कितना सब्सटेंस है। तो याद कीजिए, सब्सटेंस मतलब मैटर, और मैटर हमें 3 फॉर्मेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। मान करके चलिए, अब एक सीधा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट से चीनी खरीद के लाते हैं, तो चीनी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब आप जब चीनी खरीदते हैं तो दुकानदार से बेसिकली आप उसका दाम जो देते हैं वो वेट के हिसाब से देते हैं। 1 किलो चीनी आपने ली, 2 किलो ली, 10 किलो ली, उसी के हिसाब से आप बेसिकली उसके पे करते हो। इट मीन्स यहाँ शुगर को आप सब्सटेंस ले रहे हो और सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके अमाउंट को हमने मेज़र किया वेट की फॉर्म में। इसी तरीके से जब आप डेयरी के अंदर दूध लेने जाते हो तो वहाँ पर हम लोग जनरली लीटर की बात करते हैं, यानी कि 5 लीटर दूध लिया है, 10 लीटर दूध लिया है, 2 लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में दिख रहे हैं, और इसके मेज़रमेंट जो हमने किया है वो किया है लीटर की फॉर्म में। इसके बाद अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस को दोनों में मेज़र कर लेते हैं, वेट में भी और वॉल्यूम में भी। तो सीधा सीधा जो बात दिमाग में आई वो ये कि जनरली सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट थी, एक वेट जिसे हम लोग किलोग्राम में देखते हैं, और दूसरा वॉल्यूम जिसे हम लोग बेसिकली लीटर के अंदर मेज़र करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप सब्सटेंस को ऑलरेडी 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास है, तो ऐसे में मोल बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो एक चीज़ मैं सिंपल आपको बता दूं, जब आप किसी सब्सटेंस का मेज़रमेंट करते हैं तो इस मेज़रमेंट के दौरान जनरली 2 क्वेश्चंस के ऊपर हमें मेनली ध्यान देना होता है। पहला हाउ मच, एंड दूसरा हाउ मैनी। इसका मतलब सब्सटेंस को अगर मैं स्टार्टिंग से डेफिनेशन याद करूं तो सब्सटेंस है क्या, सब्सटेंस मैटर की फॉर्म है, और मैटर का स्मॉलेस्ट फॉर्म जो एग्जिस्ट करता है वो है एटम और मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को मेज़रमेंट करने जाता हूं तो मेज़रमेंट के लिए 2 चीज़ें मेरे पास हो सकता है, हाउ मच एंड हाउ मैनी। हाउ मच बेसिकली उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना वेट कैरी कर रहा है या वो कितनी वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि आप चीनी को किलोग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो या दूध को लीटर में ले रहे हो, तो एक्चुअली वो हम हाउ मच के अंडर कर रहे हैं। यानी कि इन 2 यूनिट्स के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है उसका वेट
या उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना भारी है, ये हमें इनसे पता चलता है। लेकिन इनसे हमें ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि उस सब्सटेंस के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान करके चलिए आपके पास एक ग्लास है और उसमें आप यहाँ तक पानी को भर लेते और पानी इस ग्लास के अंदर यहाँ तक भरा हुआ है और आपने देख लिया कि इसकी जो वॉल्यूम है वो 200 ml है और इसका जो वेट है वो 200 ग्राम है। इट मीन्स मुझे पता है कि यहाँ वाटर 200 ml कवर कर रहा है, इसका मतलब इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि ये कितना भारी है, तो ये 200 ग्राम जितना भारी है। लेकिन मुझे इससे ये पता नहीं चला कि इस ग्लास के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दिस अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर मैं यहाँ से वापस आता तो हाउ मैनी क्या बताता है, हाउ मैनी बताता है नंबर किसका, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। तो आपके सब्सटेंस के अंदर कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल या कितने आयन प्रेजेंट है, अगर आप ये क्वांटिटी मेज़र करना चाहते हो तो इसके लिए हमें बनाना पड़ा मोल। तो जो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में वेट या वॉल्यूम हमें सिर्फ ये बताता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका वेट या उसकी वॉल्यूम कितनी है। लेकिन अगर मुझे उसमें ये पता करना है कि सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी कितनी है, तो उसके लिए हमें मोल का यूज़ करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है अगला, ये जो मोल है, ठीक है, इस मोल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे या इस मोल का मतलब क्या है। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो यहां हमें बात करनी पड़ेगी एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो। एवोगैड्रो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रो नंबर इजाद किया, जिसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ एवोगैड्रो इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ n फॉर नंबर और a फॉर एवोगैड्रो है। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर को इजाद किया। अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, भले ही वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, अगर उसके 1 मोल क्वांटिटी आपके पास है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। इट मीन्स अगर मैं 1 मोल कोई सब्सटेंस ले लेता हूँ, अब ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्टेट क्या है, मतलब मैं ग्लूकोज ले सकता हूँ जो कि सॉलिड होता है, हम पानी ले सकते हैं जो कि लिक्विड होता है, और हम CO2 या SO2 गैस ले सकते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में है, यानी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के। तो यहाँ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसकी स्टेट को लेकर के, तो वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का हो, कितना ही हल्का या भारी हो, कितनी ही वॉल्यूम कवर करता हो, अगर उसका 1 मोल अमाउंट प्रेजेंट है तो उस 1 मोल अमाउंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस है वो इतने होने चाहिए। तो यहाँ से सीधा सीधा एक वैल्यू मुझे पता चल गई कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन के। बात समझ में आई? अब फिर से एक बात करते हैं, इस चीज़ को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये वाला जो जस्टिफिकेशन हमने दिया है नंबर का, इसी के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, आप फैमिलियर हो जाएंगे। याद कीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे पास 1 दर्जन एक्स सब्सटेंस है या मेरे पास 1 दर्जन चीज़ें हैं, तो आपके दिमाग में 1 दर्जन सुनते ही सबसे पहले क्या क्लिक हुआ, 12। यानी कि जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ 1 डजन, ऐसे ही तुरंत आप समझ जाते हो 12। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मेरे पास 12 क्या है, मेरे पास 1 दर्जन क्या है। 1 दर्जन मेरे पास हाथी हो सकता है, 1 दर्जन पेन हो सकता है, 1 दर्जन चेयर हो सकती है, 1 दर्जन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे सीधा सीधा बताया कि 1 दर्जन का मतलब 12। इट मीन्स यहाँ पर हमने इस वैल्यू को जस्टिफाई कर दिया नंबर के साथ कि अगर ये है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब भले ही वो छोटा है, बड़ा है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, कुछ भी है, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ है। हमने 1 मोल को जस्टिफाई कर दिया इस नंबर के साथ, जिसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो 1 मोल अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो वो डेफिनेटली इस वैल्यू के बराबर होगा ही होगा।
बात समझ में आई, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये कि एक मोल निकालेंगे कैसे। यानी कि मेरे पास मान करके चलिए कि मैं बाजार गया और आधा किलो चीनी लेकर के आ गया, तो मुझे ये पता करना है कि उस आधा किलो चीनी के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए मुझे पहले मोल निकालने पड़ेंगे। अब मोल कैसे कैलकुलेट करें तो वो देख लो। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोल की, तो ध्यान रखिएगा मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन रिलेटिव मोलिकुलर मास। इट मीन्स अगर मुझे किसी सब्सटेंस के मोल को कैलकुलेट करना है तो मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन रिलेटिव मोलिकुलर मास के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान करके चलिए उसने हमें कहा कि भाई मेरे पास 200 ग्राम अमोनिया है, ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया कि भाई वी हैव 170 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन में उसने हमें गिवन कर दिया और आपसे कहा गया कि बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक मोल में एवोगैड्रो होता, तो 2 मोल में 2 गुना होगा, 3 मोल में 3 गुना होगा, 10 मोल में 10 गुना होगा। तो प्रायोरिटी पे मुझे मोल कैलकुलेट करना है और मोल कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला फॉलो करना है जिसमें गिवन मास और रिलेटिव मोलिकुलर मास का जिक्र आता है। अब गिवन मास का मतलब जितना मास दिया गया है, तो अमोनिया को कितना मास मुझे दिया गया है 170 ग्राम, तो ये वैल्यू आ गई गिवन मास की। दूसरा रिलेटिव मोलिकुलर मास। अब ये अगला क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या है। तो मेरा प्रायोरिटी पे अगला जो क्वेश्चन है मोल के बाद, ठीक है, वो है रिलेटिव मोलिकुलर मास के ये टर्म क्या है। तो उसके लिए हमें 3 टर्म्स को या चारों टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा कि मोलर मास क्या होता है, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, फ्रैक्शनल मोलिकुलर मास क्या होता है। तो आप पहले इसे कवर करते हैं, फिर वापस इस टॉपिक पे आएंगे मोल्स की कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो हमें कवर करना है भाई मोलिकुलर मास। अब समझे मोलिकुलर मास का मतलब क्या है। देखिए कोई मोलिक्यूल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एटम्स केमिकल बॉन्ड करके तब जा कर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि आपके पास कई तरह के एक ही एलिमेंट के या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और उनके केमिकल बॉन्ड के बाद रिजल्ट की फॉर्म में हमें मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे 2 नाइट्रोजन के एटम के मिलने से N2 मॉलिक्यूल बनता है, 2 ऑक्सीजन के एटम के मिलने से N2 मॉलिक्यूल बनता है, या इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से H2O मॉलिक्यूल मिलता है। तो मॉलिक्यूल जो है बेसिकली एटम्स का कॉन्स्टिट्यूशन है। एज एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि भाई हमारे पास यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसमें हमारे पास देखिए नाइट्रोजन है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है और इसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 and 2 4 एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। इट मीन्स यूरिया के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास 2 एटम नाइट्रोजन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम कार्बन का और 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट हुआ। यानी कि इन सारे एटम्स के जुड़ने के बाद, इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना उसके बनने के बाद तब जाकर के ये मॉलिक्यूल इजाद हुआ। बात समझ में आई। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया कि किसी मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूल का मास उतना ही होगा जितना उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स का मास होगा। तो हमें क्या करना है, जितने एटम्स हमारे पास अवेलेबल है उनके एटमिक मास को आप ऐड कर दो, फाइनली मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एज एग्जांपल यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन है, 2 है, एक नाइट्रोजन का एटमिक मास 14 यूनिट होता है, तो आप 14 की मल्टीप्लाई कर दे 28 आ गया। हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 यूनिट होता है तो ये 4 आ गया। कार्बन का 12 यूनिट होता है, ये 12 आ गया। और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है तो ये 16 आ गया। टोटल अगर आप ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
अब यहाँ एक चीज़ आपने समझ ली होगी कि अगर हम लोग एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करते चले जाए तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाता है। लेकिन अभी एक गड़बड़ है इस पूरे टॉपिक में। वो गड़बड़ क्या है? AMU। सर ये AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो पहले इसे ज़रा क्लैरिफाई कर लो। नॉर्मली अगर मैं कह करके चलता हूँ भाई, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने 16 लिखा है। लेकिन एक बात आप याद करो, हम लोगों ने जब क्लास 9th में पढ़ाई की थी तो हमने वहाँ पढ़ा था कि एटम्स आर हैविंग साइज नेग्लेजिबल। एटम्स का जो साइज़ होता है, उनकी जो रेडियस होती है वो नेग्लेजिबल है, बहुत छोटी होती है। अब अगर आपके पास इतना छोटा एटम प्रेजेंट है, इतना छोटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि जिसे माइक्रोस्कोप से देख पाना भी संभव नहीं रह पाता, इतने छोटे एटम का मास बड़ा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है उनका मास भी बहुत छोटा होता होगा। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास होता है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इट मीन्स 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के बहुत छोटे हिस्से कर दें तब जा कर के एक हाइड्रोजन का मास हमें मिलता है। तो यहाँ से पता चला 10⁻⁻24 होना ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बहुत छोटा है। इसी की तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये आपका 25.6565 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता। इट मीन्स अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एटम्स है इनका एटॉमिक मास बहुत छोटा है। ये इनका एग्जैक्ट एटॉमिक मास है, ठीक है। जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो ये है। अब हमारे सामने एक मेन प्रॉब्लम है। हमने जैसे अभी क्या कहा कि अगर आप एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो हमारे पास तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास ये है। पहली बात तो इन एटॉमिक मास को याद करना बड़ा मुश्किल है। 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनके आइसोटॉप्स भी हैं। अगर इन सब के एटॉमिक मास इसी फ्रेम में हुए तो इन्हें याद करना बड़ा असंभव हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम इन्हें याद भी कर लें तो जब आप मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटम्स को ऐड करोगे तो पहले उनकी पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करनी है, देन उन्हें ऐड करना है। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी बैठेगी। तो क्लास 9, 10th या 6th, 7th के बच्चे इतनी बड़ी कैलकुलेशन या इतनी सारी चीज़ों को याद करने में जाहिर सी बात है दिक्कत महसूस करेंगे। समझ आई? तो ऐसे में हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हम इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को 1 के बराबर रखा जबकि इस वैल्यू को 16 के बराबर रखा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसे 1 और इसे 16 के बराबर या नाइट्रोजन को 14 या कार्बन को 12 के बराबर कैसे रख दिया? बात समझ में आई? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर लेना। मतलब आप इसे ऐसे समझ करके चलिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं बाज़ार से 1.5 किलो चीनी खरीद करके लाया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि 1 किलो में जितना मास होता होगा मैं उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा भारी चीनी बाज़ार से खरीद के लाया हूँ। इट मीन्स मैंने जैसे 1.5 किलो कहा, आपने उसे किलोग्राम के रेस्पेक्ट में जज किया। तो किलोग्राम यहाँ जो है वो एक बेसिक यूनिट है और हम सारे मास को किलोग्राम के हिसाब से ही रिलेट करके बोलते हैं। आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, यानी कि सबके बेसिक यूनिट 1 किलोग्राम है। हम सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को जस्टिफाई करते हैं। सेम कंडीशन हमें यहाँ करनी थी। हमने कहा कि आप एक काम कीजिए कि सारे जितने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, उन सब में देख लीजिए सबसे कम मास किसका होता है। वैसे तो सबसे कम मास हाइड्रोजन का होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे छोटा जो एटॉमिक मास निकला है वो निकला कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। अगर मैं इसके एक एटम का जो भी मास होगा उसे 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। इट मीन्स कार्बन 12 का एक एटम जो है अगर उसका 1/12 पार्ट चेक किया जाए, यानी कि उसे 12 हिस्सों में अगर मैं बांट दूं तो उसका जो एक हिस्सा है ये दुनिया में सबसे छोटा मास है जो नोन है।
ठीक है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एटम का या एटम्स के पूरी की पूरी फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट मास जो नोन है वो किसका है, कार्बन 12 के 12वें हिस्से का। ठीक है, तो कार्बन 12 का 1/12 जो है इसे एक यूनिट मान लिया गया। जैसे वेट के लिए हमने किलोग्राम को यूनिट मान लिया, वॉल्यूम के लिए हमने लीटर को यूनिट मान लिया, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 के 1/12 को हमने एक यूनिट मान लिया और इसी को बराबर रखा गया 1 AMU के, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो जिसका भी मास इसके मास के बराबर होगा उसे 1 लिखा जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का मास इसके मास के एग्जैक्ट बराबर था, इसीलिए हाइड्रोजन को 1 लिख दिया गया। हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन फिर भी इसे लगभग इसके बराबर रख दिया जाता है। ऑक्सीजन का जो मास है वो इसके मास से लगभग 16 टाइम्स था, तो हमने उसे 16 AMU लिख दिया। कार्बन का मास इससे 12 टाइम्स था, इसलिए हमने 12 AMU लिख दिया। जबकि नाइट्रोजन का 14 टाइम्स था, तो हमने नाइट्रोजन को 14 AMU लिख दिया। इसे क्या समझ में आया कि एक्चुअली एटम्स या मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत छोटा होता है। तो हम जो याद करते हैं 14, 12, 32, 64, 63.5, ये सारे की सारी वैल्यूज जो है ये क्या है, बेसिकली उसकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो एग्जैक्ट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, बट जिसे हम लोग कार्बन 12 के 1/12 के साथ रिलेट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई। अब बारी आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब इसके बारे में समझते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर मास समझा, हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझा, अब समझते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्या होता है। अब मान करके चलिए कि मेरे पास शुगर है, सुक्रोज मतलब नॉर्मल चीनी जो हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 12 एटम कार्बन के, 22 एटम हाइड्रोजन के और 11 एटम ऑक्सीजन के। अगर मैं यहाँ इन सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर दूं, रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो इसका जो फाइनल मॉलिक्यूलर मास यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो 342 AMU आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि जो घर में हम लोग चीनी खाते हैं उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 342 यूनिट होता है। अब मान कर के चलिए आप बाज़ार में जाएं और बाज़ार में जाने के बाद जो दुकानदार है आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे जो है आप 342 ग्राम चीनी दे दो। इट मीन्स आपने दुकानदार से जो वेट मांगा है उससे जो चीनी खरीदी है वो सेम उतनी ही ग्राम खरीदी है जितना उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास था। तो इस ग्राम वैल्यू को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है अगर उतना ही ग्राम वेट हम उसका ऑक्यूपाई कर ले तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। मान लीजिए वाटर हमारे पास है H2O, तो वाटर के 2 एटम यानी कि 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम 16 यानी कि ये टोटल आ गया 18 AMU। तो अगर हम पानी के 18 ग्राम किसी एक चम्मच के अंदर या किसी एक कटोरी के अंदर ले ले तो इस 18 ग्राम को हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आई। तो उम्मीद है कि आप ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। अब बारी आती है फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलर मास की कि ये क्या होता है, तो इसे समझें। नॉर्मली आपने कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे एज लाइक क्लोरीन जिनका मॉलिक्यूलर मास फ्रैक्शन में होता है, जैसे क्लोरीन का 35.5। अब दिमाग में एक बात आती है कि जैसे किसी एटम या मॉलिक्यूल को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास फ्रैक्शन में कैसे आ गया? क्योंकि किसी भी एटम का जो मास होता है बेसिकली वो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो ऐसे में इसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में कैसे आ गया? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास फ्रैक्शन क्यों हुआ उसकी वजह समझता है। तो हमारे पास जो कोई एटम है, कई बार एटम के कई सारे आइसोटॉप जो है वो हमें नेचर में मिलते हैं। तो आइसोटॉप 1 और 2, क्लोरीन के जनरली 2 आइसोटॉप नेचर के अंदर मिला करता है, एक
क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्लोरीन के कुछ एटम्स ऐसे नेचर में मिलते हैं जिनका एटॉमिक मास 35 है, जबकि कुछ ऐसे मिलते हैं जिनका एटॉमिक मास 37 है। इट मीन्स अगर मैं नेचर में कहीं भी क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करता हूँ तो मुझे ये दोनों के दोनों एटम्स उसके अंदर मिलेंगे। अब कितना किसका परसेंटेज होगा इसे बोला जाता है अबंडेंस। तो क्लोरीन 35 की जो अबंडेंस है वो लगभग 75% होती है, जबकि क्लोरीन 37 की अबंडेंस 25% होते हैं। यानी कि यहाँ से इनका रेशियो मिल गया 3:1। तो यानी कि अगर मुझे 100% क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है तो उसमें 75% ये मिलेगा, 25% ये मिलेगा। तो अब ऐसे में अगर मैं उस क्लोरीन को, कोई मुझसे पूछे कि बताइए इस क्लोरीन का मोलिकुलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना है, तो मैं 35 नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें 25% एटम 37 वाले हैं। और मैं उस पूरे का मास 37 भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें 75% एटम्स 35 वाले भी प्रेजेंट हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में हम लोग जिस तरह से मैथ्स में सिंपल रेशियो लेते हैं, यहाँ भी सिंपल रेशियो लेंगे। कैसे? आप क्या करोगे, इसका जो एटॉमिक मास निकालोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके लिए क्या करोगे, इसका जो फ्रैक्शन है, जैसे क्लोरीन 35 का कितना है फ्रैक्शन 3, और इसका मास कितना है 35। दूसरा कौन है? क्लोरीन 37 वाला, इसका फ्रैक्शन कितना है 1, तो 1 × 37, और टोटल कितना हुआ 3 + 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आपको मिलेगा 35.5 AMU। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो बेसिकली फ्रैक्शन में इसलिए है क्योंकि नेचर में उनके कई तरह के आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग आइसोटॉप्स को जब एक साथ आप कंसिडर करते हो तो हमें एक एवरेज लेना पड़ता है जिसमें उसकी परसेंट अबंडेंस जो है उसे भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो ये चारों टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब वापस आ जाता है मोल के ऊपर, ठीक है। अब इसे दोबारा से देखते हैं। अब यहाँ से मैं एक सिंपल आपको बता करके चल रहा हूँ, मोल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मोल से रिलेटेड हमारे इस पूरी शीट के अंदर आएंगे उन सबको हम लोग यहाँ से कवर करके चलेंगे। तो मोल बेसिकली हमें पता है, मोल को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मोल किसी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, मास दैट इज गिवन मास अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोल को रिप्रेजेंट किया है हमने n से। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का मोल निकालने जा रहे हो तो मास अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास करोगे। लेकिन अगर आप मोल निकालने जा रहे हो किसी एटम का, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए मोल का फॉर्मूला होगा मास अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो यानी कि मॉलिक्यूल के मोल्स निकालोगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एटम के मोल्स निकालोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें रखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर हमें ये पता करना हो कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अभी तो हमने मोल निकाला, हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। हमें निकालना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ऑलरेडी एटम है तो मॉलिक्यूल का तो जिक्र नहीं आता, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल है तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, उसके जितने भी मोल्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर जितने भी मोल्स n निकालोगे आप, उसमें एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। और हमें पता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितना होता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो होता है 6.022 × 10⁻23। तो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ एवोगैड्रो की मल्टीप्लाई कर देता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, एक मोल का मतलब एक नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो 2 में 2 गुना होगा, 3 में 3 गुना होगा, 10 में 10 गुना होगा, आधे में आधा गुना होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ जाता है, यहाँ चूंकि हमारे पास था ही एटम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स।
तो इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है। क्या, मोल्स जो आपने ऊपर निकाले होंगे n इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ध्यान रखिएगा, अगर एटम्स वाला फॉर्मूला आपने लगाया है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, और अगर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो तो वहाँ नंबर ऑफ एवोगैड्रो की मल्टीप्लाई से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब इसमें एक केस अभी और बचता है, यहाँ तो बात खत्म हो गई, नंबर ऑफ एटम आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लीजिए कि भाई हमें तो नंबर ऑफ एटम भी बताओ। मान करके चलिए कि मेरे पास H2O है, ये मॉलिक्यूल था, इसका मोलिकुलर मास 18 था, तो हमने यहाँ मोलिकुलर मास लगा के मोल निकाल लिए, एवोगैड्रो की मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। यानी कि हमें पता चल गया कि H2O के वहाँ x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जी नहीं, हमें मॉलिक्यूल नहीं, हमें तो नंबर ऑफ एटम बताओ। अब मुझे बताइए H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो एक एटम ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल कितने एटम हुए? 3। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो x मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 गुना। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ अप्लाई करनी है। क्या करेंगे? अगर मुझे इसी क्वेश्चन में आगे बोल दिया जाए कि हमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हमने ऊपर निकाले, इन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दो एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप कर दो, आपको फाइनली नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मास, मोल्स, इन सब की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, लेकिन इसमें एक लास्ट चीज़ और बचती है। वो क्या है? इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है भाई आपका वॉल्यूम के साथ रिलेशन। हम लोग मोल्स को सिर्फ नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल के साथ ही रिलेट नहीं करते, हम इसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि मोल्स के थ्रू वॉल्यूम्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई गैस है या कोई लिक्विड है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी वॉल्यूम से मोल या मोल से वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर लेकर के चलते हैं, उसी तरीके से एक नंबर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी लेते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, अगर आपके पास आपकी गैस जो है वो STP पर है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कितना होता है इसमें हमें पता है, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर वो STP पर है तो उस कंडीशन में एक मोल जो होता है वो बराबर होता है 22.4 लीटर के। ठीक है, तो एक मोल इतनी वॉल्यूम के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं लीटर को ml में करने जाऊं तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 के मल्टीप्लाई करोगे तो 22400 ml, और ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं। तो एक मोल के अंदर इतनी लीटर या इतने ml जो है आपकी वॉल्यूम होती है, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी गैस STP पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो STP का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 760 mmHg। लेकिन मान करके चलिए कि आपकी गैस जो है वो STP पर नहीं है, उसका टेम्परेचर कोई x है और प्रेशर y है, यानी कि वो STP नहीं है। ठीक है, कोई और टेम्परेचर और प्रेशर है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो ध्यान कीजिए, लास्ट वीडियो में हम लोग गैस लॉ की बात कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम पहले गैस लॉ अप्लाई करेंगे। गैस लॉ में क्या करेंगे? P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। अब इसमें जो पहले वाली साइड है वो जो गिवन टेम्परेचर हमारे पास है उसे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग रखेंगे P1V1/T1 वाली साइड, और P2V2/T2 वाली साइड हम लोग लेंगे STP की कंडीशन। तो इससे क्या होगा? मेरे पास STP पर कितनी वॉल्यूम है ये हमें पता चल जाएगी। ठीक है, और फिर उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि जैसे ही एक बार वो STP पे कन्वर्ट हुआ तो ये वाली वैल्यू हमारी
आ जाएगी। तो 1 लीटर है तो कितने मोल होंगे, 10 लीटर है तो कितने मोल है, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप इस पूरे फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसी के ऊपर बेस्ड करके शीट के सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। अब कैसे करने हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान करके चलिए उसने आपको एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास जो है वो 36 ग्राम ऑफ मीथेन है, वी हैव 36 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि आप बताइए इसके अंदर मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तीसरा इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, और एसटीपी पर वॉल्यूम कितनी है ये भी हमें बताना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट एसटीपी। तो हमसे सिर्फ एक बात बताई गई कि 36 ग्राम मीथेन है जो एसटीपी पर है, इसके मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एसटीपी के ऊपर इसकी वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को हमें बताओ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले देख लो कि हमारे पास है क्या क्या। तो गिवन वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो गिवन वैल्यूज़ में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला गिवन मास, तो जो गिवन मास हमारे पास है वेट वो है 36 ग्राम। दूसरा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये हम निकाल सकते हैं, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो ये कितना आ गया 16 AMU। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हमें उसका मास भी पता है और हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी पता है। चूँकि मीथेन एक मॉलिक्यूल है, तो अब आ जाओ जो अभी आपने पीछे फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आप देखो मोल बीच में लिखा हुआ है, मोल के इस साइड क्या लिखा हुआ है, गिवन मास अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। चूँकि ये मॉलिक्यूल है तो इस साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोल का था, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास मेरे पास 36 ग्राम है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 16 AMU है, ये निकल करके आ गया 2 मोल्स। सॉरी, ये हमारे पास निकल करके आ गया भाई 16 टू 32, 4 आपका बचा 42, 3, लगभग इतने मोल्स जो है वो हमारे आ जाएंगे, 2.23 मोल्स के आसपास से निकल करके आएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो उसने हमसे कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल जहाँ यहाँ मोल के बाद ही लिखा हुआ था उसके नीचे क्या लिखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ था। तो वहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ था मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो भाई मोल मेरे कितने निकले 2.23 और इसमें एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स। उसी के नीचे हमने नंबर ऑफ एटम्स का कॉलम बनाया था और उसमें लिखा हुआ था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी आपने निकाले इतने, ठीक है। तो 2.23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने मुझे नंबर ऑफ एटम कहा लेकिन जस्टिफाई नहीं कहा कि कौन से एटम। तो हम टोटल एटम्स के कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो मीथेन के पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हुए 5। तो हम इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे 5 की। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी नंबर ऑफ एटम्स की। तो इतने टोटल एटम्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब चूंकि इसने सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कही, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में ध्यान रखिएगा हमारे पास हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4। तो इस बार जो मल्टीप्लाई करोगे वो सिर्फ 4 एटम की करोगे। टोटल कहा था तो टोटल एटम की मल्टीप्लाई की, 4 एटम के लिए निकालना है तो 4 एटम के लिए करोगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही रहा, लेकिन उसमें जब एटम की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की करोगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स।
अब ध्यान रखिएगा, अगर वो कार्बन की कहता तो फिर 1 की हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। अब आगे आता है एसटीपी पर वॉल्यूम, क्योंकि ऑलरेडी ये किस पे प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी एसटीपी पे प्रेजेंट है और हमें पता है एसटीपी पर 1 मोल जो होता, ठीक है, हमें पता है कि 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर देता। अब ये रिलेशन हमारे पास था, हमने वो नीचे वॉल्यूम के लिए बनाया था। अब देखिए 1 मोल के लिए अगर इतना होता है तो 2.23 मोल के लिए कितना होगा, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, तो 2.23 के मल्टीप्लाई 22.4 लीटर में कर दीजिए, ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट के थ्रू न्यूमेरिकल्स हैं। एक बार आप शीट पे जा कर के जितने आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, टाइप न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उन्हें आप परफॉर्म करें, फिर उनके अंदर जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर दें, देन उन्हें सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।